अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ पे भी होंगे अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। अच्छा नाज़रीन, आप देख रहे हैं DMH न्यूज़ का सबसे मकबूल तरीन प्रोग्राम पब्लिक स्लैब विद फहद नवाज, सीज़न 4 एपिसोड 4। अच्छा, मुझे क्योंकि यू ऑल नो कि हमारा ये चैनल 105 मुल्कों में देखा जाता है, तो मुझे ऑल ओवर द कंट्री फ़ोन तो आते ही हैं, डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ का आप इंटरव्यू करें, उनको अपने टॉक शो में बुलाएं। बट मुझे कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके लिए मुझे स्पेशली फ़ोन आते हैं कि जी आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारा एसेट भी हैं, मैं बहुत उनकी कदर करता हूँ, तो वो अक्सर कहते हैं कि फाज़ साहब वो जो शख्सियत है ना उनको आप बुलाएं। अच्छा, अब वो शख्सियत आज मैं आपसे मिलवाने के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाऊंगा, थोड़ा आपका सस्पेंस क्रिएट करूँगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ईगरनेस है उनको मिलने की और उनको देखने की और उनकी शख्सियत के बारे में वो चीज़ें जानने की जो आज तक किसी सहाफ़ी ने आपको नहीं बताई और ना ही वो कभी डिस्क्लोज हुई हैं, क्योंकि वो पर्सनल उनकी लाइफ में है। मैं उनको कहता हूँ वन मैन आर्मी। एक शख्सियत का सफ़र स्टार्ट होता है 0 पॉइंट से, फिर वो शख्सियत पहुंचती है ऑल पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर थिएटर एसोसिएशन के चेयरमैन के ओहदे पे। ये कहने में बोलने में बड़ा आसान लग रहा होगा, बल्कि मुझे तो आज बोलने में भी मुश्किल लग रहा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं उस शख्सियत का एक और पहलू, हमदर्दी। फिर उसके बाद आ जाता है एक और पहलू, राइटर। फिर डिस्क्लोज होता है वो शख्स एक प्रोड्यूसर के तौर पे, फिर डिस्क्लोज होता है वो शख्स एक डायरेक्टर के तौर पे। अब जो ये शख्सियत अपने जिस हुलिये में जिस करैक्टर में डिस्क्लोज होती जा रही है, उसकी वो जो स्किल्स हैं, जो उसके अंदर की स्किल्स हैं, वो बाहर आ रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया उसकी एडमायरर हो रही है उस शख्सियत की। मैं शख्सियत कहता हूँ, वन मैन आर्मी के साथ साथ शख्सियत। आपने देखा होगा 23 सालों में मेरे टॉक शोज़ में मैं बहुत कम लोगों को इतना लंबा इंट्रो देता हूँ, तो वो शख्सियत ऐसी है कि मुझे कोई थाउजेंड्स ऑफ फोन्स आए हैं अपने टॉक शो में, ज़रूर आपने उनको बुलाना है। कुछ मसरूफियात इस साइड से, कुछ मसरूफियात उस साइड से। अब आपकी मजीद तशनगी या क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ाऊंगा, सस्पेंस नहीं बढ़ाऊंगा। वो शख्सियत एक ही है, खूबसूरत शख्सियत के मालिक, खूबसूरत दिल के मालिक और खूबसूरत रूह के मालिक, स्पिरिचुअली ब्यूटीफुल, जो कि उनके चेहरे से नजर आता है। कुछ लोग होते हैं आपको नेगेटिव वाइब आती है, कुछ लोगों से आपको पॉजिटिव वाइब आती है, बातें करने का मजा आता है। ही इज वन ऑफ देम एंड ही इज नन अदर देन वन एंड ओनली व्यूअर्स कैसर सनाउल्लाह खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब, कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी। कैसर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत वार्म वेलकम मेरे टॉक शो में पब्लिक स्लैब विद फहद नवाज। इसका सीज़न 4 चल रहा है, एपिसोड 4 है। मल्टीपल टाइम में मैंने आपसे टाइम लेने की कोशिश की, बट आपकी मसरूफियात कुछ ऐसी रहीं कि आप टाइम नहीं दे पाए। तो आज मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारे चैनल को ज्वाइन किया और अपने बहुत कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। लोग आपके बारे में बहुत जानना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी के वो पहलू जानना चाहते हैं जो उनसे पोशीदा हैं, जो आज तक किसी ने डिस्क्लोज नहीं किए या शायद किसी की जरूरत नहीं हुई या किसी का उस तरफ जहन नहीं गया। आपके ज़बानी आप ही की कहानी सुनते हैं। बुनियादी तौर पर आपका ताल्लुक किस शहर से? मेरा ताल्लुक बचपन से ही लाहौर से है और आज तक मैं लाहौर हूँ। सफ़र मैं कर नहीं सकता, तो कहीं कोई रोज़गार के सिलसिले में मुझे कभी कहीं जाना पड़ा हो आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए, तो उसकी मैं कसम नहीं खाता। 50 साल लाहौर में गुजर गए। अच्छा माशाल्लाह। ये 50 साल जो आपने बोले हैं कैसर भाई, 50 साल मेरी एज 46 है, आप 50 साल हैं, बल्कि 53 हैं। तो व्यूअर्स माशाल्लाह, लुक एट द पर्सनालिटी एंड द फिटनेस ऑफ दिस पर्सनालिटी। ये है वो जो मैंने शुरू में बात की थी कि खूबसूरत रूह, जो चेहरे का हुस्न है। हमें देखें बुढ़ापा और माशाल्लाह। तो कैसे साहब, ये फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस का राज 16 से 18 घंटे काम करना। शुरू से आदत है 35 से 40 साल से काम करने की, तो वो ही सिलसिला चल रहा है। और उसमें कहीं कोई ब्रेक या कोई ऐसा कोई वो नहीं आया कंटिन्यूसली? ब्रेक एक ही दफा आएगी जब अल्लाह का हुक्म होगा, उससे पहले ब्रेक नहीं है। माशाल्लाह। देखिए जी, वो अल्लाह ताला, आप पाकिस्तान का सपूत हैं। पाकिस्तान की आवाम को, न सिर्फ जो 105 मुल्क में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई आपको देख रहे हैं, वो आप उनका भी प्राउड हैं। वो आपको बहुत शौक से देखते हैं। आपके डायरेक्ट किए हुए ड्रामे, आपके प्रोड्यूस किए हुए ड्रामे, आपके लिखे हुए ड्रामे, वो सब बहुत शौक से देखते हैं। अच्छा क्या साहब, ये जो आपके अंदर हुस्न ज़राफ़त है, शख्सियत आपकी बड़ी दबंग है,
बड़ी सीरियस और बहुत मतलब एक सीरियस संजीदा, लेकिन मैंने आपके साथ मल्टीपल मुलाकातों में ये देखा है कि आप में हुस्न ज़राफ़त बहुत ज़्यादा और बड़ा बारीक मजाक करते हैं आप, जो बहुत कम लोगों की समझ में आता है। ये कहाँ से आया? वो असल में मजाक नहीं होता। जिस बंदे ने 40 साल लगातार काम किया हो और 2-2, 3-3 नौकरियां बजक वक्त की हो, मेरी कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, ना कोई हॉकी, ना क्रिकेट, ना फिल्में देखना, ना ताज खेलना, ना लूडो खेलना, कोई भी इंटरटेनमेंट मेरी जिंदगी में शामिल नहीं है। लोग कुछ ना कुछ खेल कूद में टाइम लगा के तो अपने आप को इंटरटेन कर लेते हैं। मेरी इंटरटेन और जो रिलैक्सेशन है वो सिर्फ यही है कि जब मैं किसी दोस्त के साथ ऊट पटांग सी बातें करता हूँ तो बेसिकली मैं अपने आप को रिलैक्स कर रहा रिलैक्स कर देते हैं, वॉमिट हो रही होती हैं चीज़ें। हाँ जी, तो वो जाहिर बात है। फिर जो बंदा 15-16 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे काम करता है तो किसी न किसी तरीके से कड़वाहट और थकावट को बाहर निकालता है, तो बस यही है। अच्छा, उस कड़वाहट में भी आपका प्यार होता है? जाहिर बात है, वो एक जिम्मेदारी होती है। कोई बंदा आपके पास बैठा है तो उसको कोई बात बुरी ना लगे, तो वो तंजो मजा से अपने आप को इंटरटेन करना और दूसरे को करना। अच्छा, आप खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। मैंने आपको बहुत सारी डिशें बनाते हुए भी और आपके हाथ की बनाई हुई डिशेस खाई भी हैं। अच्छा, एक तो होता है खाने बनाना, एक होता है प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल शेफ्स की तरह खाना बना के उसको रिप्रेजेंट करना प्रॉपर सैलेड वगैरह के साथ, और प्रॉपर एक जिस तरह हम 5 स्टार होटल्स में बुफे करते हैं, अब उस तरीके से आप हर किसी मेहमान को जो भी आता है आप उसमें वो नहीं करते, आप इक्वालिटी बेस पे सबको ट्रीट करते हैं। वो लोग, ये चीज़ कहाँ से आई? वो मैं बताता हूँ आपको। कुछ तलखियाँ, कोई तकलीफ़ें हैं ऐसी जो बज़ाहिर लोगों को ऐसे ही लगता है कि मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ और उनके साथ बड़ी प्रोटोकॉल दे रहा हूँ। ये वो एक बंदा उस मरहले में बाद का तो होता है कि वो कुछ खाना चाह रहा है या कुछ करना चाह रहा है तो वो कर नहीं पाता, तो फिर जब वो कर पाता है या खाना चाहता है तो वो उस वक़्त वो जिस तकलीफ़ से गुजरा होता है, मेरे जैसा फ़कीर आदमी, तो वो नहीं चाहता कि कोई और उस तकलीफ से गुजरे। कोशिश होती है कि गुनाहगार सा बंदा हूँ मैं, कि जो भी मुमकिन हो वो किसी के लिए मैं कर सकूँ तो वो मैं करता हूँ। ये बड़ी चीप बात होती है। मैं देखता हूँ लोग किसी को खाना खिला के, किसी को चाय पिला के, बारबेक्यू खिला के तो तस्वीरें शेयर करते हैं, वीडियो बनाते हैं। बिल्कुल। ये सिलसिला तो मैंने पिछले 30 साल से शुरू किया हुआ। हाँ जी, मैं खुद इसका आई विटनेस हूँ। मेट्रोपोल सिनेमा के हवाले से, मेयो हॉस्पिटल के ज़माने से, उस वक़्त भी अल्लाह ताला ने लंगर पे ड्यूटी लगाई थी। वो ड्यूटी लगाता है तो कोई ड्यूटी निभाता। तो मैंने तो आज तक कभी ये चीप हरकत नहीं की कि किसी को कुछ खिला के तो उसको कहो कि हुन तू इतने नाच भी, इतने मेरी तारीफ भी कर। क्या बात। ये तो अल्लाह का और बंदे का मामला होता है। ज़्यादा बेहतर है कि आप अल्लाह के लिए करें और अल्लाह खुश हो। बिल्कुल व्यूअर्स, देखें आपने ये काम नहीं होना चाहिए, दरवेशी नमाइशी नहीं होना चाहिए। बस ये खाना पीना किसी को खिला के टिकटॉक ते फेसबुक ते वीडियो ग्रुपां च जारी करो जी, आज मैं पीठियां वाले लड्डू खवा रहे हैं, आज मैं हलवा पूड़ी खवा रहे हैं। बकवास है ये सारा कुछ। क्या बात है। वो जो जिसने इनको तौफीक दी होती है, सुपर पावर खुदा की जात, वो तो नहीं कोई वीडियो जारी करता कि मैंने फाहद नवाद को आज पाए खिलाए हैं, मैंने आज कैसर थनाउल्लाह को मुर्ग चने खिलाए हैं। तो अल्लाह ताला तो नहीं नुमाइशी काम को पसंद करता। बस अल्लाह ताला हिदायत दे, नुमाइशी काम करना है, कोई मदरसा बनाए, मस्जिद बनाए, किसी बेवा यतीम के लिए काम करें तो उसकी नुमाइश करें। क्या बात। किसी को खिला के तो उसकी नुमाइश नहीं करनी चाहिए। क्या बात है। व्यूअर्स, सारी बातें आपने सुनी, ये वाली जो मैंने अभी बात की, इक्वालिटी, बराबरी, मुसावात। हजारों दफा मैंने देखा है कि जब खाना पकता है ना, तो जो स्टार होता है, जो दुनिया की नजरों में लोग उसके साथ एक सेल्फी बनवाने के लिए घंटों इंतजार करते हैं, वो कुछ खा रहा होता है। और हमारे मुल्क का लीडिंग सहाफ़ी भी वही खा रहा होता है, इन्हीं के साथ टेबल पे बैठ के या इन्हीं के कमरे में बैठ के, और वॉचमैन भी वही खा रहा होता है, पीएन भी वही खा रहा होता है। तो इससे बड़ी आप और क्या आप इससे शख्सियत का अंदाजा लगाएंगे। तो मैं तो स्पीचलेस हो गया हूँ। बाकी बातें आपने उनकी खुद सुन ली, तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि मेरा बोलना बनता है या इस पे कोई आर्गू करना बनता है। तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, आपने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, आप रहमदिल इंसान हैं और बहुत साफ को बात करते हैं। अच्छा, साफ को बात करने के आज के दौर में फ़ायदे कम हैं, नुकसानात ज़्यादा हैं? नहीं, वो साफ गो आदमी होना और बेईमान ना होना और ईमानदार होना, झूठ ना बोलना, इससे दोस्त नहीं बनते, दुश्मन ही बनते हैं।
बिल्कुल ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब सारी दुनिया को पता है कि मैं तमासील थिएटर चला रहा हूँ और मैं के खिलाफ, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। 61 थिएटर है, हाँ जी, वह तमासील थिएटर है जहाँ पे की एंट्री बंद है, बिल्कुल सही है। बाकी 60 थिएटरों में जो है वो भगवान बना हुआ है और वो वडेरा है उस थिएटर में, और बदमाश को प्रोटोकॉल है। मैं इन दोनों को नहीं मानता। देखिए जी, 23 साल से कैसे भी मैं खुद सहाफत कर रहा हूँ और 23 साल से मैं शोबिस की और स्पोर्ट्स की बीट कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें मेरी आंखों देखी हैं, सारे राज इस सीने में दफन हैं, पर्दे रखते हैं। लेकिन आपका खासा ये है कि यहाँ पे किसी को अहमियत नहीं दी जाती, वो कि ये स्पेशल है, बराबरी की बुनियाद, वो आपने बता भी दिया। तो साफ गो इंसान के दुश्मन ज्यादा होते हैं। तो नाज़रीन, आप देख ही रहे हैं कि एक साफ गो इंसान, इतना प्यारा शख्स, अच्छा वो जो दुश्मन होते हैं ना, वो दुश्मन बेसिकली मुनाफिक होते हैं, खा के भी जाते हैं, बुराई भी कर रहे होते हैं, ये मैंने खुद देखा है। इसलिए तो वो दोज़ख में जो काफर का दर्जा है वो बेहतर है, और जो मुनाफिक है वो काफर से भी नीचे है। वो उससे भी नीचे है, बिल्कुल। सूरत मुनाफिकून इसी पहलू की एक। तो कैसा आपने अभी शुरू में फरमाया कि आपको किसी खेल से कोई लगाव नहीं रहा, चलिए कभी कभी देख ही लेते होंगे, कभी फैमिली में बैठ के, कभी कुछ भी। तो क्रिकेट में फेवरेट प्लेयर? क्रिकेट में फेवरेट प्लेयर जो भी अच्छा स्कोर करे, अच्छे आउट करे। क्या बात है, आपने बात की डेप्थ को चेक किया है, बात की डेप्थ में गए हैं। मैंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन किया कि आपका फेवरेट प्लेयर, जवाब आया जो भी अच्छा स्कोर करे या विकेट्स ले। यहाँ पे भी उन्होंने दरवेशी से काम लिया है। वो ये भी कह सकते थे कि फलाना शख्स या फलानी शख्सियत जो आजकल हमारे चल रहे हैं, ये पुराने थे। यहाँ पे इनकी बात से अंदाजा ये लगाया जाता है कि जो पाकिस्तान के लिए खेल के पाकिस्तान को जितवाता है वो मेरा फेवरेट है, तो पाकिस्तान मेरा फेवरेट मुल्क है। आपने शुरू में इनकी बात सुनी थी, याद है? उन्होंने कहा था कि मैं सफर को पसंद नहीं करता। पिछले दिन ऑस्ट्रेलिया गए थे, पता नहीं कितने दिन का वीजा लगा था, तीसरे दिन वापस आ गए थे साहब। दिल्ली नहीं लगता, पूरी दुनिया में लोग बुलाते हैं कि जी आए हमारे पास। तो कैसा पूरी दुनिया से लोग आपको इन्वाइट करते हैं, आप जाते हैं इतने एक्सपेंस करके, लोग आपको प्रोटोकॉल देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार से बुलाते हैं, वापस बट्टी खींच लाती है, ये काम खींच लाता है? नहीं, मुझसे सफर नहीं होता, कहीं अनजान जगह पे, अनजान नए बिस्तर पे नींद नहीं आती। और मैं एक जिंदगी का सिस्टम बना होता है बंदा, मेरे जैसे बंदे का घर से काम पे आ गए और काम से सारी जिंदगी सीधे घर चले गए और उठे और काम पे, कोई एक्स्ट्रा मशगला रखा ही नहीं। अब इस एज में जाके तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, एज की तो आप बात ना करें सर, एज की तो कैसे भाई आप बिल्कुल बात ना करें, बिकॉज यू आर स्टिल क्वाइट यंग माशाल्लाह। और अल्लाह ताला आपको हमेशा इससे तंदुरुस्त तवाना रखे, और ये जो आपके अंदर की एनर्जी है और स्पिरिचुअल पावर है, इसको हमेशा बरकरार रखे, और ये रहेगी, मुझे पता है। यंग बंदा, मैं आपको बड़ी तजर्बे की बात बताऊं कि यंग बंदा उस वक्त तक ही होता है ਜਦੋਂ तक वो माँ प्यो दे सिर पे होवे। क्या बात, ਜਦੋਂ अपने ते आंदा ना फिर वो यंग नहीं रहता। वो जिम्मेदार बन जाता है, दरवेशी आ जाती है, जिम्मेदार, वो लाइफ एक ही पका लिया जे, ट्रैक पे आ जाता है, तू पा ले जे, पका ले जे, मैं नहीं खाने, एक ही आलू गोश्त पका लिया जे, कर लिया जे, फिर एक वक्त आंदा है कि वो फिर। मेरा अगला क्वेश्चन पता क्या था? खाने में क्या पसंद है आपको? जवाब दे दिया, सुना है आपने जवाब, जो भी सामने आ जाए। बिलीव यू मी व्यूअर्स, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन स्वेयर अपॉन ए गॉड यही था कि आपका फेवरेट मील या खाना या डिश कौन सी है। तो उनकी इंटेलिजेंस का आप एक लेवल चेक करें कि अभी मैंने सवाल अपने जहन में सोचा हुआ था, मेरे जबान पे भी नहीं आया था या मेरे लबों में भी नहीं आया था, तो जवाब मिल गया। अगेन स्पीचलेस। बहुत रेयर मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, कि मैं स्पीचलेस हुआ हूँ। आज 2 दफा हो गया हूँ। अच्छा नाज़रीन, आपने कहीं जाना नहीं है, मुझे पता आप कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि इतना प्यारा इंटरव्यू हो रहा है, इतनी प्यारी शख्सियत का, आप लोगों के बेताशा सरार पे। डोंट गो अवे एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक राइट नाउ आफ्टर अ 1 मिनट। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि आप बिल्कुल नहीं हिले होंगे, तो हम दोबारा शुरू करते हैं जहाँ से सिलसिला टूट रहा था। अच्छा कैसे भाई, सिनेमा से कितना अरसा आप वाबस्ता रहे, सिनेमा इंडस्ट्री से?
सिनेमा इंडस्ट्री से मैं वाबस्ता रहा हूँ 86 से लेके आज तक। सिनेमा से आप लगा लें 38 ईयर्स, 38 साल जो हैं वो सिनेमा, स्टूडियो, रॉयल पार्क, फिल्म से वाबस्ता रहा हूँ। और एबट रोड जो सिनेमा घरों की लाहौर की मेन मार्केट, जी बिल्कुल, वहाँ पे 38 साल गुजरे। बहुत उतार चढ़ाव, बहुत रौनकें, बहुत सब कुछ, बहुत कुछ देखा। तो वो कुछ उन रौनकों के बारे में बताएं, कैसी शख्सियात को कैसे बनते देखा और कितनी बड़ी शख्सियात को डूबते देखा, और वजूहात क्या थी? चढ़ाव देखे, शान पे अरूज देखा, जवाल देखा, फिर अरूज देखा। सुल्तान राय साहब का बड़ा अच्छा वक्त देखा, और 5-5 फिल्में फ्राइडे को लगती थी, हर शो फुल। उस वक्त ये कंपटीशन नहीं था, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल और ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था। मोहल्ले में एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, 150-200 रुपए में 4 केस्टें VCR की मिलनी, और हर बंदा VCR भी नहीं ले सकता था, और साइकिलें ही साइकिलें होती थी सिनेमा घर। आपने भी चलाया साइकिल? हाँ जी बिल्कुल, मैं पैदल भी चला, साइकिल भी चलाई। क्या बात, सब कुछ देखा, बड़े बड़े वाकयात, बड़े बड़े वाकयात से याद आया, 2 आपके वाकये बड़े मशहूर हैं, एक सुल्तान राय साहब के साथ और एक नदीम साहब के साथ। जरा ये वाकये जरा बताएं हमारे नाज़रीन को। वाकया नहीं था वो बातें थी जो उन्होंने कही। हाँ जी बिल्कुल, सुनना चाहिए। कटवाल फिल्म की शूटिंग हो रही थी, ये मेरा ख्याल है बात है 91, 92 या 3 की। तो मैं सिनेमा के मैनेजर की एक जिम्मेदारी ये भी होती थी कि जो उसने फिल्म बुक की है उसका पता करता रहे कि वो वक्त पे बन जाएगी, जो डेट दी है प्रोड्यूसर ने, और सेंसर हो जाएगी, उस डेट पे लग जाएगी। तो सुल्तान राय साहब ने मुझे बड़ा प्यार करते थे कि यंग जया मुंडा ये वो। क्या नुमान आजाद के वालिद साहब थे मेरे मैनेजर में, उनका असिस्टेंट था। मुझे कहते थे पुत्री जिंदगी च एक गल याद रखी कि बंदा होवे या बुढ़ी फनकार, जिन्हें चेहरे ते मेकअप कर लिया ना, ਉਹਦਾ कदी इतबार नहीं करना। ओए 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 ओए, क्या ही बात है। जिंदगी दे विच बड़े उतार चढ़ाव आने ने, बड़े लोग जिंदगी दे विच आने ने ते जाने ने। अगर तेरा कोई आर्टिस्ट दोस्त बन जाए ना, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ना समझी कि वो तेरा दोस्त है, ते तू ਲੱਖ रुपए वो लै रहा ते तेरी वो फिल्म 50,000 च कर देगा, वो 1.5 ਲੱਖ लै रहा ते तेरा ड्रामा वो 1.25 च कर देगा। जिन्हें मुंह ते चूना मार लिया, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ अल्फाज सन, ਉਹਦਾ कदी इतबार नहीं करना। क्या बात, ये एक वाकया है। और एक वाकया बड़ा दिलचस्प है, नदीम साहब ने सुनाया चौधरी कामरान साहब के दफ्तर में। अच्छा। और मैं अक्सर ये वाकया लोगों को सुनाता हूँ कि जो पहले आर्टिस्ट थे वो कितने सेंसिटिव और कैसे शानदार लोग थे। तो जिंदगी में किसी की नदीम बेग साहब के साथ मुलाकात हो जाए तो वो बेशक उनसे पूछ ले। वो कहने लगे बशीरा फिल्म हिट हुई थी असलम डार साहब की, तो उसके बाद ना उन्होंने एक लव स्टोरी फिल्म अनाउंस की, दिल लगी। मुरझाए हुए फूलों की कसम इस देश में फिर ना आऊंगा, हम चले इस जहां से दिल उठ गया यहाँ से। क्या बात। वो उन्होंने फिल्म अनाउंस की, तो उन्होंने लेना था नदीम साहब को, आपने मदा लेना जरा। मैं बिल्कुल आपकी। उन्होंने नदीम बेग साहब से राब्ता किया, वो कराची थे, तो उन्होंने कहा जी मैंने आपसे मीटिंग करनी है। उन्होंने कहा कौन बोल रहा है? उन्होंने कहा असलम डार। असलम डार साहब कश्मीरी थे, तो उनकी आवाज़ थी असलम डार बोल रहे हैं, बेग साहब मैं तुम मिलना चाहना है। ये बात मैंने समझाने के लिए की है कि लोगों को समझ आ जाए कि नदीम साहब को क्या प्रॉब्लम हुई। बिल्कुल ठीक। नदीम साहब जब ने उनकी टेलीफोन पे बात सुनी ना, तो उनको उनकी आवाज़ पसंद नहीं आई, कुछ डर सा लगा उनको। तो उन्होंने क्या मिलने मुझे। अब नदीम साहब कहने लगे कि मेरी उनके साथ जब फेस टू फेस मुलाकात हुई तो वो वैसे ही बोलते थे असलम डार साहब की क्या कर रहा है भाई यार, इधर बैठ यार, तो की कर रहा है। तो नफीस आदमी थे असलम डार साहब, बड़ी मेरे पास उनकी फिल्में लगी, हम तुम्हारे हैं और डोली सजा के रखना, बड़ी अच्छी फिल्में गई वो, शान बाबर अली की, तो मीरा भी थी, सारे रीमा भी। तो वो कहने लगे कि जब डार साहब मेरे सामने आए तो कहने लगे जी मैंने दिल लगी फिल्म बनानी है, शबनम साथ है, तो रोमांस पे फिल्म है, तो आपने ये मेरी फिल्म करनी है। वो कहने लगे, कहने मैं सोचा कि इनू मैं किस तरह मगरों लावां। उन्होंने आवाज़ पसंद नहीं आई, कोई खौफ जो उन्होंने आवाज़ चो आया, और यार कर यार बेग मेरी फिल्म कर यार, की कर रहा है यार तू। उन्होंने कहा कि जी मेरे को तो 2 साल टाइम ही नहीं आया, अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे। कहने लगे कि मैंने जानबूझ के 2 साल का टाइम दे दिया कि वो किसी और को ले लेंगे, वहीद मुराद को ले लेंगे, शाहद को ले लेंगे, मोहम्मद अली किसी को ले लेंगे। अब जो पक्का डायरेक्टर होता है ना, उसने सोचा होता है कि ये रोल मेरे फ्रेम में ये बैठता है। वो कहने लगे जी मैं ताड़ा 2 साल इंतजार करांगा। 2 साल बाद असलम डार साहब फिर चले गए। अच्छा। क्या